तो डिस्कस अपन क्या कर रहे हैं आज? भारतीय न्याय संहिता। जहाँ कहीं भी डाउट हो बीच में रुक के पूछ लेना, ऐसे कोई मतलब शर्म लिहाज मत पालना, रिकॉर्डिंग चल रही है उसका। ठीक है, अपन यूट्यूब पर डाल रहे हैं, अलग बात है, लेकिन मेन डिस्कस क्लास के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले ना मैं समझना है, यदि बीएनएस को समझना है, उसके पहले किसके लिए? आईपीसी। तो आईपीसी थी क्या? आईपीसी लाई क्यों गई है? बेसिक कहानी सबने पढ़ी होगी लूसेंट में, कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था। इसके पहले इंडिया में क्या हो रहा था ना, कि कोई भी प्रॉपर ना, अपन उसको एग्जैक्ट बोलें तो दंड संहिता या पीनल कोड नहीं थी। उस टाइम पे ना हमारे यहाँ 5 टाइप के बिल चलते थे पूरे इंडिया में टोटल। तो जो भारतीय थे ना, इनके लिए बोलते थे हिंदू कोड बिल। ठीक है, जो मतलब बाद में नेहरू जी वाला अलग है, उस समय से हम हिंदू कोड बिल करके चलता था। तो तुमने सुना होगा एक ज्यूरी सिस्टम चलता था पहले, कि पहले एक जज फैसले नहीं देते थे, मल्टीपल लोग बैठते थे। तो ज्यूरी सिस्टम ब्रिटिश इसलिए लोग लेके आए थे क्योंकि उनको इंडिया के कानून के बारे में पता नहीं था। तो अब हिंदुओं को सजा देनी है तो वहाँ पे किसको बैठा देते थे वो? हिंदुओं के पंडितों को। तो एक प्रॉपर उसको हिंदू कोड बिल नाम दिया था एक बेसिक चीज़ में, और वो संस्कृत में लिखा हुआ था। ठीक है। फिर जो मुस्लिम थे ना, उनके लिए चलता था शरिया का इंटरप्रिटेशन वाली चीज़ चलती थी। ठीक। अब इसके अलावा जो अपने आप पारसी थे, उनके लिए अलग कोड बिल चलता था। और जो सिख लोग थे ना, तो उनका बाद में भी नाम रणवीर रहा, उसमें भी रणवीर नाम से चलता था। और बाकी जितने भी लोग बचे, मतलब बेसिकली जैन हो गए या जो बौद्ध हो गए, ये हिंदुओं के अंदर आ जाते थे। ठीक है। अब बाकी जो भी लोग बचे ना, इनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉ चलते थे, बेसिकली वो इंग्लैंड वाले। अब इनको समझ में आया ना, कि जैसे जैसे यदि हमें इंडिया को कैप्चर करना है, तो हमारे लिए लॉ का कोडिफिकेशन लेके आना पड़ेगा। तो मैकाले का नाम सबने सुना है। तो बस वहीं से कहानी चालू हो जाती है, कि सबसे पहले मैकाले ने 1883 में एक लॉ कमीशन बना, और उसने क्या बोल दिया कि हमारे लिए इंडिया में लॉ को कोडिफाइड करना है। अब ये थोड़ी बहुत यहाँ पे कहानी बढ़ पाई। उसके बीच में क्या हो गया, कि ब्रिटेन में ना प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। ठीक है। फिर सेकंड टाइम क्या हुआ, शायद यदि किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो थोड़ा सा इसी टाइम पे ना ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ गई थी। तो ये थोड़ा सा पेंडिंग हो गया। फिर 1855 के आसपास फिर हालत बनी कि अपने यहाँ पे अब कैसे को लेके आना है, आईपीसी को। फिर 1857 में क्या हो गई, रिवोल्ट हो गई। तो ले दे के पूरी कहानी चली गई। अब जो हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए ना, वो सब कब हुए? 1862 में। और ये 1947 तक पूरे एच टू एच चलते रहे। और 1947 के बाद ना थोड़े से चेंज होके इंडिया में आ चुके थे। ठीक। अब यहाँ पे हमें कुछ कुछ चीज़ें समझनी है, कि जो अपने यहाँ पे आईपीसी है ना, ये पूरे इंडिया में चला है कब तक? 1 जुलाई 2024 के पहले तक। सिर्फ और सिर्फ जे एंड के इकलौता स्टेट है जहाँ पे आईपीसी कब से चालू हुए हैं? 31 अक्टूबर 2019। तो 31 अक्टूबर 2019 के पहले जे एंड के में जो कानून चलता था, कहाँ गया वो? है कश्मीर वाला, कहाँ? रणवीर। उसको बोलते हैं रणवीर पैनल कोड। तो रणवीर पैनल कोड बताया मैंने, कि जो बेसिकली कश्मीर पहले किसका पार्ट था? सिख एम्पायर का। तो उसी के रूल रेगुलेशन चल रहे थे वहाँ पे, महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे बनाया गया था। ठीक है। फिर इसी को इम्प्लीमेंट किसने कर लिया? गुलाब सिंह डोगरा ने, या जो कश्मीर की डोगरा डायनेस्टी थी। और सेम टू सेम इसी को कौन लेके आ गया? कश्मीर वाले। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या था, कि उनको अपने आप को इंडिया का पार्ट नहीं दिखाना था। यदि वो आईपीसी को मान लेते तो किसका पार्ट हो जाते हैं? इंडिया का। तो उनको अपने स्पेशल प्रोविजन के फॉर्म में लेके आना था। तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर इकलौता ऐसा स्टेट रहा है जहाँ पे आईपीसी अपने कब आए हैं? जब जम्मू कश्मीर का रिओर्गनाइजेशन हो गया था। ठीक। अब इसके बाद अपनी एंट्री हो जाती है यहाँ पे किसकी? आईपीसी की। अब यहाँ पे बेसिकली आईपीसी को हमने चेंज क्यों किया है, उसके पीछे 5 या 6 बहुत बड़े रीजन रहे हैं, जो हमारे लिए चेंज करने के लिए जरूरी थे। क्या था? कि इसका जो सिस्टम बना था ना, वो क्रिमिनल जस्टिस के हिसाब से बना था। किसके हिसाब से बना था? क्रिमिनल। तो इसमें पहली प्रॉब्लम क्या थी, कि हम आदमी को डायरेक्टली क्रिमिनल मेंटेलिटी से ट्रीट करते थे। तो कभी हम चाहते नहीं थे उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए या कोई आदमी सुधर पाए। तो एक थॉमस हॉब्स का नाम आता है, जिसने पूरा ब्रिटेन का क्रिमिनल लॉ लिखा है। तो जैसे तुम जेल देखते हो ना अपने यहाँ पे, कि इंडिया में पहले ऐसी जेल नहीं होती थी। हमारे यहाँ पे जो अपराधी रहते थे ना, या तो वहाँ म्यूटिलेशन वाली पनिशमेंट दी जाती थी, या तो हाथ पर काट दिए। पहला तरीका ये था। सेकंड तरीका क्या था? या तो उस पर बहुत हैप्टी पेनल्टी लगा देते थे ताकि आदमी अगली बार गलती ना करे। या तीसरा तरीका क्या होता था, कि उनको जंगलों में छोड़ दिया जाता था। ठीक है। जंगल में रहोगे तो अपने आप क्राइम नहीं कर पाओगे, या इंटीग्रेट नहीं हो पाओगे।
फिर तुमने सुना होगा कि इंडिया में एक CTS करके नाम आया बीच में, क्रिमिनल ट्राइबल स्टेटस, की बहुत सारी कर्नल स्लीमेंट ठगी वगी प्रथा, वो उसी टाइप की सिस्टम बन गए थे इंडिया में कुछ कुछ। अब यहाँ पे हॉब्स ने कुछ जेल बेल रिफॉर्म वाले मॉडल दिए थे, उसी वजह से सेम चीज़ अपन ने कहाँ पे कॉपी कर दी, इंडिया में। अब लेकिन क्या हुआ, 1991 के बाद ना, जब हमारे यहाँ LPG रिफॉर्म्स हुए ना, उसके बाद बहुत सारा हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन होना चालू हो गया। तो जो अभी तक IPC चल रहे थे ना, अब उनके प्रोविजन हमारे काम में आने बंद होते जा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें जो हमें चाहिए पड़ रही थी ना, वो नहीं था। फिर तुमने सुना होगा हम बेसिकली IT एक्ट लेके आए, उसमें बहुत सारे प्रोविजन नहीं थे। ठीक है, तो हम उनको ओवरलैप किससे कर लेते थे, IPC थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे इंडिया में हो रही थी ना, वो हो रही थी वो हो रही थी डुप्लीसिटी की। कि सेम बात कहाँ पे लिखी है, IT एक्ट में, सेम बात कहाँ पे लिखी है, IPC में। अब पुलिस वालों को पता नहीं किसका एप्लीकेशन करें। अब अभी अपन किसी चीज़ का एग्जाम्पल नहीं बता रहे, तुम लोग समझ जाना इनडायरेक्टली मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कि पहले क्या हो रहा था, आपने पर्टिकुलर किसी आदमी को एक चीज़ में जेल में भेजा, उस चीज़ के थ्रू बाहर निकलने वाला है, तो आपने कौन सा कानून लगा दिया, IPC का। IPC से बाहर आने वाला तो आपने क्या लगा दिया, IT एक्ट। इससे बाहर आने वाला तो उस चीज़ का एक्ट। तो एक ही आदमी पे मल्टीपलिसिटी वाली चीज़ें चल रही थी। प्लस पुलिस की चार्जशीट में क्या होता था, हमेशा प्रॉब्लम होती जाती थी। इसके अलावा ना, कुछ कुछ चीज़ों की जो प्रॉब्लम थी ना, कि ये जो चार पांच चीज़ें हैं ना, इसके लिए वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ऐसा था नहीं। तो सबसे पहला काम का कौन सा है यहाँ पे, साइबर क्राइम। सेकंड है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और थर्ड है टेररिज्म। कि ये तीनों कॉन्सेप्ट ऐसे जो ब्रिटिश के टाइम पीरियड पे होते ही नहीं थे। तो एक तो इनको इनकॉर्पोरेट करना जरूरी था। साइबर क्राइम सबको पता है, ठीक है। इसके बारे में पता ही होगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दाऊद दाऊद की गैंग का नाम सुना होगा। ये तो उस समय पे हो गए कि अपन किस फॉर्म में बोलते हैं इनके लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम, मतलब ये तो उस सेंस में हो गए दाऊद वाले, बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट के टर्म्स में। यदि हम अभी MP स्पेसिफिक बात करें, तो एक नाम सुना होगा तुमने, रेत माफिया। फिर तुमने सुना होगा खनन माफिया। ये सब किसके पार्ट होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अभी तुमने IPL के टाइम पे सुना होगा कि बढ़िया मास लेवल पे सट्टा खिलाया जाता है IPL में, वो भी किसका पार्ट है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एक बीच में पेपर में पढ़ा होगा कि वो ड्रग वाली आंटी बहुत फेमस हुई थी, आज तक नहीं पकड़ी गई आंटी कहाँ है, ड्रग कार्टेल चला रही थी, वो भी किसका एग्जाम्पल है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। तो अभी तक हमारे यहाँ ना पूरे कानून में कोई शब्द ही नहीं था जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बताएं। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, कि मान के चलो यदि मैं ड्रग में डील कर रहा हूँ और मैं पकड़ा गया हूँ, तो इससे पनिशमेंट कैसे होगी, मुझे पोजीशन मेरे पास है, मैं कितना भी बोल दूँ ना इसने मुझे ड्रग दिया, उस पर पनिशमेंट नहीं हो पाएगी। क्योंकि अभी हम नेटवर्किंग को नहीं मानते थे। तुमने नाम सुना होगा कुछ मकोका जैसे कानून बने थे, गुजरात में कानून बने थे, ठीक है। अपने यहाँ पे जैसे UAPA है, उन कहीं भी ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन नहीं किया गया है। तो हम सिर्फ वहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब मान रहे थे कि जो राष्ट्र विरोधी हों, सिर्फ वही क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसने इन सब चीज़ को डील कर लिया है। और सबसे लास्ट वाला है जिसकी डेफिनेशन इंडिया में बिल्कुल नहीं थी, और जबकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि याद होगा तुम लोग को 1985 में राजीव गांधी ने UN में एक टेररिज्म के लिए एक वो करवाया था, कन्वेंशन राजीव गांधी ने प्रेजेंट किया था। तो उसमें हमने टेररिज्म को डिफाइन किया था, बट लोकली हमने कभी इसको डिफाइन नहीं किया था। तो एक उसके लिए मुझे जरूरत पड़ गई थी। चलो, अब इसकी थोड़ी सी टाइम लाइन को थोड़ा बहुत याद रखना। कि सबसे पहले BNS कब आ गया था, 11 अगस्त को आया था, और इसको होम मिनिस्टर लेके आए थे, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, इसका बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ। क्योंकि इसका ड्राफ्ट जो है ना, हम लोगों के सामने नहीं रखा था, हम डायरेक्ट इसको कहाँ पे लेके आ गए थे, पार्लियामेंट में। तो लोगों ने अपोज किया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ड्राफ्ट को वापस ले लिया 12 दिसंबर को। फिर जब ये ड्राफ्ट रखा था ना, इसी के बाद सुना होगा P चिदम्बरम के स्टेटमेंट आए थे, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, और इन सबके सामने ड्राफ्ट रखा गया। अभी जो पास हुआ है इसका एक्चुअल नाम है BNS सेकंड। BNS फर्स्ट जा चुका है, हमारे पास कौन सा है, BNS सेकंड। तो ये 12 दिसंबर को कहाँ पे आया था, लोकसभा में। 20 दिसंबर को लोकसभा से पास हुआ। 21 दिसंबर को ये कहाँ से पास हुआ, राज्यसभा से। 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट ने इस पर साइन कर दिया, और अभी 1 जुलाई 2024 से क्या हो चुका है, इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगली याद बनने वाली चीज़ है जो है वो, इसमें टोटल 20 चैप्टर हैं और 358 सेक्शंस हैं। तो इन्होंने सेक्शंस भी कम कर दिए हैं, क्यों, उनको रेशनलाइज कर दिया मल्टीपल चीज़ों को, और इसमें चैप्टर भी कम हो गए हैं। और बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा ऑलमोस्ट इसका IPC के टाइम पे है। चलो, अब सबसे पहली चीज़ कि हम BNS को लेके क्यों आए। तो पहली चीज़ तो क्या थी, कि
जितने भी अभी कॉम्प्लेक्स लीगल चीज़ें आती जा रही थी, सुना होगा कुछ क्रिप्टो फ्रॉड हुए थे बहुत सारे पहले। अभी तुमने सुना होगा आजकल डिजिटल आइडेंटिटी हैकिंग होने लगी है। इस टाइप की चीज़ों को हमें चेंज करने के लिए पहली चीज़ हमें लेके आए थे। सेकेंड चीज़ क्या थी कि आईपीसी के जो बहुत सारे प्रोविजन थे वो क्या हो चुके थे, आउट ऑफ डेटेड। अब जैसे आईपीसी में एक प्रोविजन की बता रहा हूँ कि उसको मॉडेस्टी से जोड़ा जाता है, और मॉडेस्टी वाला प्रोविजन ऐसा था कि यदि किसी आदमी की तुमने मूछें हैं और नाई ने उसकी मूछें भी गलत काट दी हैं, तो वो भी आईपीसी में मेंशन था। मतलब अब उसकी ज़रूरत नहीं है। 1950s में चलता था कि मूछें किसी आदमी की मतलब वो ताव या मान सम्मान का पार्ट थी, अब उतनी चीज़ नहीं थी। फिर भी आईपीसी में ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो तुम लोग को याद होगा 2022 में गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लगभग 68 और 70 के आसपास कानून डिलीट किए थे। एक पूरा का पूरा सनसेट बिल लाके, कि जो जो चीज़ें काम की नहीं उनको हटा दिया गया था। जैसे कि पुलिस में एक प्रोविजन था कि जो भी लोग पुलिस में मूछें रखते हैं उनको हर महीने 60 रुपये भत्ता दिया जाता था। इस टाइप के कानून, कि जो फोकट के कानून थे उनको गवर्नमेंट डिलीट किया था। अब लेकिन आईपीसी में आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को डिलीट नहीं कर सकते थे। तो अल्टीमेटली इसको आपको पूरा का पूरा लेके आना था। सेकंड चीज़ क्या थी कि भाई अपन डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में कि आईपीसी कौन सी लेगेसी है, कॉलोनियल। तो कॉलोनियल लेगेसी मतलब इनका फोकस किस चीज़ देने पे था, पनिशमेंट या दंड। जबकि अपने यहाँ पे जो सबसे पहले कौटिल्य का नाम आता है वो क्या बोलता है कि क्या होना चाहिए हमेशा, न्याय। तो जैसे अपन अर्थशास्त्र का नाम सुनते हैं तो अर्थशास्त्र बेसिकली किसकी बुक होती है, कंप्लीटली एक तरह से काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मनुस्मृति भी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। बट कहीं भी दंड प्रावधान नहीं है, वहाँ पे प्रावधान हमेशा किस चीज़ के हैं, न्याय के। अगली चीज़ वही अपन समझते ही हैं कि जो आईपीसी की लैंग्वेज थी बहुत ज़्यादा क्या थी, कॉम्प्लेक्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ए है जो आईपीसी में थी, कि आईपीसी जो पूरा का पूरा प्रोविजन रखती थी वो किस पर रखती थी, कि जिसने भी अफेंड किया है उसको सेंट्रिक मान के चलती थी, ना कि विक्टिम को। अब इसके लिए शायद किसी ने नाम सुना है, जस्टिस JS जरीपादा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बहुत प्यारा स्टेटमेंट है कि जब भी कोई रेप का केस आता है तो उस जिसके साथ भी रेप हुआ बेचारी लड़की के साथ, उसके साथ फिजिकली रेप एक बार होता है, लेकिन जितनी बार वो कोर्ट में आती है ना उसके साथ वर्चुअली डेली रेप होता है। रीजन क्या होता है कि अपने यहाँ पे मैंने बताया ना कि कानून अपना किसके लिए सेंट्रिक था, अपराधी। तब वो अपराधी से पूछेंगे कि तुमने असॉल्ट किया है, कहेंगे हाँ मैंने, अपराधी क्या बोलेगा, मैंने नहीं किया है। फिर वो विक्टिम या पीड़ित को बुलाएंगे, बोले रेप हुआ है, बोला हाँ हुआ है। फिर तुम पूरी कहानी बताओ। फिर अगली कोर्ट में जाएगी, फिर पूरी क्या बताओ, कहानी बताओ। अगली हियरिंग पे पूरी कहानी बताओ, तुमने बोला था राइट हैंड पकड़ा है, ये तो बोल रहा लेफ्ट हैंड पकड़ा है, अब तुम बताओ राइट हैंड पकड़ सकता है कि लेफ्ट हैंड पकड़ सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं जो विक्टिम था ना उसके लिए डरा दिया जाता था। तुम कभी भी देख लेना जो भी अपने यहाँ पे चाइल्ड क्राइम होते हैं या बेसिकली वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम होते हैं, जो भी सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं, उसमें जनरली इंडिया में इसलिए तो कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम है कि बेचारे आदमी एक दो हियरिंग का हट ही जाते हैं। उनको लगता है डेली कितनी बार आके ह्यूमिलेट होते जाओ कोर्ट के अंदर। तो इसलिए हमने इसकी अप्रोच चेंज करी कि अब अप्रोच क्या होगी, विक्टिम सेंट्रिक। जैसे सबने सुना होगा जो अपने यहाँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें भी अप्रोच चेंज कर दी थी। यदि किसी बच्चे ने किसी पे एक्यूजेशन लगाए कि मेरे साथ एक गलत काम किया गया है, तो अब वो बच्चा प्रूफ नहीं करेगा, उसका प्रूफ कौन करेगा, जिसके ऊपर वो अफेंडर के ऊपर चार्ज है कि वो प्रूफ करेगा मैं गिल्टी नहीं हूँ, बच्चा प्रूफ करने नहीं आएगा कोर्ट में। तो अभी पूरे के पूरे कानून में क्या करी अपन ने, चेंज कर दी है। ठीक है। अगली चीज, आईपीसी बनाया ऑटोमेटिकली ब्रिटिश द्वारा ऐसा गया था कि इंडिया के लोग कोर्ट में कमाएं कि ज़्यादा हैं, कम आए। और उसी वजह से क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ जुडिशियल डिलेस क्या होते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। क्योंकि आईपीसी में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कितने टाइम के अंदर आपको जस्टिस प्रोवाइड करना है, कितने टाइम के अंदर चार्जशीट लेके आनी है। बीएनएस में सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, लोअर कोर्ट का टाइम कितना है, हायर कोर्ट का क्या है। प्लस सुप्रीम कोर्ट में हर प्रकार के केस नहीं जा सकते हैं। अब सर्टेन टाइप ऑफ केस ही कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक वरना क्या हो रहा था कि कोई भी जिसके पास भी पैसा है वो डायरेक्ट एंट्री कहाँ ले रहा था, सुप्रीम कोर्ट में। अब हमको समझना है मेन मेन चीज़ें इसमें क्या हैं। ठीक है। पहली जो मेन चीज़ है कि इसमें किसको डिफाइन किया गया है, पहली बार कम्युनिटी सर्विस को।
तो जो भी अपने आप पेटी क्राइम होंगे, छोटे मोटे अपराध होंगे कि जहाँ पे व्यक्ति के सुधरने की गुंजाइश हो, तो उसको अपन किसके फॉर्म में उसके सर्विस करवाएंगे? कम्युनिटी सर्विस के फॉर्म में। अभी उसके बाद और डिफाइन कर लेंगे आगे। अब सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल था वो कौन सा था? सेडिशन। तो इसको राजद्रोही की जगह इसमें कर दिया गया है अब देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह। ठीक। नेक्स्ट चीज इसमें क्या हुआ है कि टेररिज्म को भी क्या बना दिया गया है? एक ऑफेंस बना दिया गया है। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी इसमें इंक्लूड हो चुका है और साइबर क्राइम भी हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, कि अभी तक अपने यहाँ पे मॉब लिंचिंग जैसी चीज़ डिफाइन नहीं थी अपने यहाँ, जिसको बोलते हैं भीड़ हत्या। अब यहाँ पे उसको भी डिफाइन कर दिया गया है, मर्डर बाय ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन। तो डायरेक्टली मॉब लिंचिंग नहीं लिखा है, बट इनडायरेक्टली उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, मॉब लिंचिंग को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है। पहले क्या होता था मॉब लिंचिंग की घटना में कि पूरे आदमी उस समय वो नहीं बनते थे अफेंडर, सिर्फ जो उसने पहले मानना चालू किया है या जिसका मेजर वीडियो वीडियो एविडेंस है, फोटो एविडेंस, उसको अपन क्या मान लेते थे? अफेंडर। बाकी को छोड़ देंगे। चल, सबसे पहले जो है वही मॉब लिंचिंग वाला क्लॉज, और एक कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपन को याद रख लेना। एक मॉब लिंचिंग वाला क्लॉज जो मेजर न्यूज में है वो है क्लॉज नंबर 103। तो 103 नंबर क्लॉज क्या बोलता है? वही 5 आदमी से ज़्यादा यदि किसी की हत्या कर रहे हैं, किसके बेस पे? रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, उसकी कम्युनिटी के बेस पे, अपने बिलीफ के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ या लैंग्वेज के बेस पे, तो उनको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। मतलब नॉर्मल लोगों के लिए तो मर्डर के लिए पनिशमेंट है ही, अब मॉब लिंचिंग के लिए भी उन्होंने सेम चीज़ को डिफाइन कर दिया है। तो एक तो मॉब लिंचिंग वाली चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। सेकंड, क्लॉज 111 जो किसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को। और देखो, ये पहली बार इंडिया में डिफाइन हुआ है किसी ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ में। मतलब तुम्हें पता होगा अभी एक एंटी चीटिंग बिल आ रहा है, ठीक है? यदि एंटी चीटिंग बिल भी नहीं आ रहा है और अपन लोग मास में लेवल पे चीटिंग करवा रहे हैं, तो भी अपन लोग किस में आ जाएंगे? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। तो अब बहुत सारी जो चीज़ें रहेंगी, जैसे हमने सुना होगा अभी कि क्या बोलना चाहिए, एग्जैक्ट नाम उसको क्या बोलते हैं, सेक्स टॉर्सन वाले केस सुने होंगे बहुत सारे। तो सेक्स टॉर्सन वाले केस में सुना होगा, पूरी लिंक चलती है कि वीडियो कॉल करने वाला और कोई होता है, ब्लैकमेल करने वाला और कोई होता है, पैसा किसी और के खाते में जाते हैं, फिर वो मनी वहाँ पे राउटिंग होकर दूसरे खाते में जाता है, फिर निकाल के उसको और कोई देता है। अब वो सब के सब किसके नेटवर्क में आ जाएंगे? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के। ठीक है। अगला क्राइम जो इस बार जोड़ा गया है, वो कौन सा जोड़ा गया है? स्नैचिंग। तो जो चेन वैन स्नैचिंग वाली चीज़ें बढ़ बढ़ रही हैं अपने यहाँ, मोबाइल स्नैचिंग वाली चीज़ें बढ़ रही हैं, मेट्रो से मुंबई वगैरह में बहुत कॉमन हो चुका है लैपटॉप स्नैचिंग, कि लोग अपना लैपटॉप टांग के जाते हैं, लोकल के यहाँ पे कोई दूसरा आदमी आता है, ऐसा बैग लेके चला जाता है, वीडियो में पता ही नहीं चलता बैग कब चला गया। अब तुम उसको चले जाओ तो वो चोरी की घटना में आता नहीं है एज पर कानून की डेफिनेशन में। ठीक है, लूट की घटना में आता नहीं है, तो थाने वाले इसी में लड़ते रहते हैं कि वो लूट है कि वो क्या है, चोरी। तो अब एक अलग से क्राइम बना दिया, क्या बना दिया गया? वो स्नैचिंग। चलो, नेक्स्ट, ये अपने लिए पूछा जा सकता है और बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है। तो जो बहुत सारे स्टेट सुना होगा कानून लेके आए थे, लव जिहाद वगैरह जो टर्म आया था, अब उसी के लिए उन्होंने कर दिया है डिसीटफुल प्रॉमिस टू मैरी। तो क्लियरली शब्द पहली बार लिखा अभी तक कहीं भी नहीं था, वो क्या लिखा है? पहचान छिपाकर शादी करना। तो कहीं ना कहीं वो किससे लिंक होगा? डायरेक्टली अपना इनडायरेक्टली लव जिहाद से। ठीक है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे केस सुने होंगे। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है, लॉ कमीशन ने ही बोला है ना कि यार किसी चीज़ को हम डायरेक्टली रेप का केस नहीं मान सकते। अब अभी वो एज आ रेप माना जा रहा है, कंसीडर करते हैं, बट तुम्हें समझना है एक केस के लिए। कई बार तुमने पढ़ा होगा पेपर में, ऐसा आता है कोई लड़की बोलती है कि शादी का झांसा देके 4 साल रेप किया, 5 साल रेप किया, ये सब कहानी सुनी होगी।
तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में कई बार मैटर जाते हैं तो लोग कन्विक्ट नहीं हो पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है रेप जनरली तब माना जाता है जब अनविलिंगनेस के साथ आपके साथ कोई फिजिकल रिलेशन बनाए। तो वो एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बट 5 साल नहीं हो सकता है। 5 साल में कैसे, कि आप बेसिकली को हैबिचुअल के फॉर्म में रह रहे हो। आप कहाँ रह रहे हो, एक लिव इन में रह रहे हो, फिर बाद में आपके और आपके पार्टनर की नहीं बनी है, तो आपने उसको जस्टिफाई किसके फॉर्म में कर दिया है, रेप के फॉर्म में। तो अब वो लोग रेप के फॉर्म में जस्टिफाई क्यों करते थे, क्योंकि जनरली यदि वो और किसी चीज़ के थ्रू गवर्नमेंट को जाके बोलेंगे तो उनका केस भी नहीं लिखा जाना है। आप किस बेस पे केस लिखवाओगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा नहीं। इसलिए सुना होगा जो यूएस वगैरह होते हैं ना, कि वहाँ पे जब भी लोग लिव इन में रहना चालू कर देते हैं ना, तो वो लोग एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। लिव इन में जब भी रहेंगे ना, लोग एग्रीमेंट साइन करवाते हैं म्यूचुअल पार्टीज के थ्रू, कि इतने टाइम पे हम रहेंगे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, और इतने टाइम बाद इसको रिन्यू करा सकते हैं, या इतना पेमेंट दे के हम दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब उसी में एक वो नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं को लिविंग। को लिविंग मतलब हम लिव इन में आपके साथ रह रहे हैं, बट हम मल्टीपल लोगों के साथ और डेट पर जा सकते हैं, उनके साथ हम बेसिकली रिलेशनशिप में जा सकते हैं। यदि आपने को लिविंग का क्लॉज नहीं लिखा है और आप और किसी के साथ पाए गए हो, तो वो क्या पाया जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जो डाइवोर्स वाला केस होता है उसी फॉर्म में चलता है। बट इंडिया में गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट ही नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो लीगल किस हिसाब से है, कि आप रह सकते हो क्योंकि आपकी एज क्या है, एक लीगल एज है। लेकिन हमने उसको एज आ शादी के कंप्रोमाइज फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अब इसमें एक चीज़ ये भी की गई है कि यदि आप किसी को धोखा देने वाले तरीके, रोजगार के नाम पे शादी का झूठा वादा कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, घर दिलाएंगे दिलाएंगे, वो भी कर रहे हो, तो भी आपको कितने साल की सज़ा हो सकती है, 10 साल की। नेक्स्ट है जो है अटेम्प्ट टू सुसाइड। पढ़ो। अब पता होगा शायद तुम लोग को, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जो अटेम्प्ट टू सुसाइड का मैटर है ना, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि अटेम्प्ट टू सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज हम क्यों कर रहे हैं, कि जो आदमी सुसाइड करना चाहता है तो बेसिकली वो मरना चाह रहा है, कि वो मानसिक रूप से पीड़ित है, मानसिक रूप से पीड़ित है, तो उसको सजा देनी चाहिए, कि उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो इसके बाद हमने सुसाइड को क्या कर दिया, डीक्रिमिनलाइज। फिर तुम हर दूसरे तीसरे दिन पेपर में पढ़ते हो आजकल कि कोई भी आदमी भूख हड़ताल पर बैठ जाता है कि हमारी मांग पूरी करो। कई बार ऐसे पेपर में न्यूज आती है कि कोई कलेक्टर ऑफिस के बाहर गया, पेट्रोल की बॉटल लेके या कैरोसिन की बॉटल लेके अपने ऊपर डालने लगते हैं। ये काम नहीं हो तो हम क्या करेंगे, अपना आत्मदाह कर लेंगे। फिर सेम तुमने देखा होगा, बहुत सारे लोग अपने रेल रोको आंदोलन वगैरह करते हैं, कि आप किसके सामने जाके लेट गए हो, ट्रेन के सामने। तो गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया, यदि कोई लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्य से निर्वहन को रोकने के लिए ऐसी कोई भी चीज कर रहा है, तो वो किसका केस माना जाएगा आप पे, अटेम्प्ट टू सुसाइड। यदि कोई बाकी में से परेशान होकर सुसाइड कर रहा है तो क्रिमिनलाइजेशन हुआ है क्या, वो नहीं हुआ है। वो जो पहले था वो चीज़ हट गई है। लेकिन यदि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से मना कर रहे हो, आप या तो सेल्फ इमोलेशन या आत्मदाही की धमकी दे रहे हो, या फिर भूख हड़ताल वगैरह वाली चीज़ें कर रहे हो, तो वो आप पे किसका केस चला सकती है गवर्नमेंट, अटेम्प्ट टू सुसाइड का। किसमें, हाँ इसी में 1 साल की है, अटेम्प्ट टू सुसाइड वाले केस में। चल, अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें डिलीट करी गई हैं। तो एक तो कौन सा किया गया है, सेक्शन 377। सेक्शन 377 बेसिकली होमोसेक्सुअलिटी को क्या मानती थी, क्राइम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि जो सेक्शन 377 था ना पुराना वाला, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था, एक शब्द लिखा हुआ था, कहाँ लिखा हुआ है, अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी। अब अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी ना बहुत उस समय ब्रॉड एनकम्पास था। ऐसे इंडिया में बहुत सारे केस आए हैं जहाँ पे लोगों ने इवन जानवरों पे अटेम्प्ट किया रेप का। ठीक है। तो जब ये सेक्शन 377 हटा, तो हमें पता नहीं था कि बेसिकली अब हम मतलब इन केसेस को हम डील कैसे करें। तो प्रेजेंट टाइम में ये है, सिर्फ जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरकोर्स वाली चीज़ें हैं वो अकेली क्या हो चुकी हैं, डीक्रिमिनलाइज। यदि इसके अलावा आप अदर किसी फॉर्म में करोगे तो वो डीक्रिमिनलाइज नहीं माना जाएगा। यदि आपने किसी एनिमल पे किया है या और दूसरी चीज़ के थ्रू किया है तो भी डीक्रिमिनलाइज, वो भी अपने आप क्या है, इंडिया में क्रिमिनल ऑफेंस है। नेक्स्ट, एडल्ट्री सबको पता होगा। तो बेसिकली एडल्ट्री मेल की तरफ से भी हो सकती है और फीमेल की तरफ से। बट ब्रिटिश टाइम का जो एक्ट था वो ये मानता था कि जो फीमेल्स होती हैं वो मेल की पजेज से प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है।
तो उसका रीजन क्या होता था पजेसिव प्रॉपर्टी की वजह से, कि जनरली क्या होता था कि यदि मेल एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर में है शादी के बाद, और यदि वाइफ ने उसको पकड़ लिया है, तो मेल पे कोई लीगल कानून नहीं, सजा नहीं हो सकती है। आप मतलब या तो डाइवोर्स के बेस पे चले जाओ या चले जाओ, बट आप डायरेक्ट इसको क्राइम नहीं मान सकते हो। बट फीमेल के केस में उल्टा था, कि यदि फीमेल ना एडल्ट्री में पाई जाए तो उसको क्या हो जाती थी, सजा। अब उस प्रोविजन में ये लिखा था, यदि फीमेल अपने हस्बैंड की मर्जी से रिलेशनशिप में एंटर हो रही है तो उसके लिए सजा क्या होगी, नहीं होगी। तो कहीं ना ये वाला प्रोविजन ना वुमेन के कमोडिफिकेशन को बताता था, कि बेसिकली वुमेन एक कमोडिटी है जो किसकी पोजीशन में, अपने हस्बैंड की पोजीशन में। हस्बैंड ने अलाउ कर दिया तो एडल्ट्री गलत नहीं है, और यदि हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया तो एडल्ट्री क्या हो जाएगी, उसके लिए क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगी। तो अब ये दोनों केस में हटा दी गई है। नेक्स्ट। तो बेसिकली ठग वाली पन्ने पता ही है, कर्नल स्लीमन वाली चीज़, ये चीज़ ऑलरेडी ख़त्म हो गई थी। ठीक। अब ये चलती है किसके फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के फॉर्म में। तो अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आ चुका है किडनैपिंग वगैरह ये चीज़, तो इसको हमने हटा दिया है। चलो, अब जो इसमें चेंजेस आए हैं, तो सबसे बड़ा चेंजेस क्या आया है, इसको हमने क्या कर दिया है, जेंडर न्यूट्रल कर दिया है। तो जो जो यहाँ पे लॉ थे, बेसिकली मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि छेड़खानी सिर्फ कौन कर सकता था, पुरुष। अब छेड़खानी कौन कर सकती हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी। यदि किसी पुरुष पे सेम चीज़ हो रही है तो वो भी अब कहाँ जा सकता है, कानून के शरण में जा सकता है। पहले सिर्फ किसके लिए था, महिलाओं के लिए। इवन एक चीज़ अभी भी इंडिया में नहीं आई है, और दो तीन प्रोविजन पे जो बार बार डिबेट होती है, कि यदि किसी मेल पे अटेम्प्ट टू रेप हो जाए तो उसके लिए आज भी कोई प्रोविजन नहीं है कि वो, इवन इसके आने के बाद भी, बीएनएस के बाद भी, कि वो जाके एफआईआर कमिट करवा पाए कि मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू रेप हुआ है। उसके लिए भी कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक। नेक्स्ट अपन समझ ही चुके हैं, कम्युनिटी सर्विस। तो कम्युनिटी सर्विस सिर्फ और सिर्फ कौन से अपराधों के लिए, छोटे अपराधों के लिए। नेक्स्ट चीज़, इस बार क्लियरली मेंशन किसको किया गया है यहाँ पे, फेक न्यूज़ को। अभी तक फेक न्यूज़ कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं थी अपने यहाँ। नेक्स्ट, सेडिशन वाला जो प्रोविजन उसको बताया, उसको बदल के अपन ने क्या कर दिया, अब राजद्रोह से क्या कर दिया गया है, दोषद्रोह। और उसके लिए दो प्रकार के प्रावधान नए कर दिए गए हैं। पहले मतलब ये डिफाइन नहीं था, पहले किस पर डिपेंड करता था, गवर्नमेंट में पता होगा, सेक्शन 66 था, कि जो सेडिशन वाला बहुत सारे केस है, कन्हैया कुमार केस, ठीक है, फिर राजनारायण केस, इंदिरा गांधी के टाइम पे सब सेडिशन वाले केस हैं। अब उसमें क्लियर डिफाइन कर दिया गया सेडिशन सिर्फ दो टाइप का हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, कि आप फाइनेंशियल ऐड कर रहे हो किसके लिए, सबमर्सिबल या विध्वंसक गतिविधियों के लिए। सेकंड क्या हो सकता है, कि आप फीलिंग ऑफ सेपरेटिज्म बढ़ा रहे हो इंडिया के अगेंस्ट, तभी सेडिशन हो सकता है। पहले बहुत सारे जैसे राजनारायण केस जो है तो यही था, उसने किसके अगेंस्ट बोल दिया था, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, तो उस पर किसके चार्ज लगा दिए गए थे, सेडिशन के। अब सेडिशन के चार्ज नहीं लगाएंगे यदि आप किसी के अगेंस्ट बोल रहे हो, आप ऐसा कोई स्टेटमेंट दे रहे हो कि जहाँ से कौन सी टेंडेंसी बढ़ रही है, सेपरेटिस्ट, तो सेडिशन लग सकता है। सिमिलर बेस पे इस पे क्लियरली क्या कर दिया गया है, फाइनेंशियल। तो अभी तुमने सुना होगा JNK में टेरर फंडिंग वाली जो चीज़ें हैं, अभी तक उनके लिए अपन किसके थ्रू ट्रायल करते थे, या तो EUAPA के थ्रू, ठीक है, या फिर अपने यहाँ कौन है, NIA के थ्रू। अब दोनों की प्रोसेस क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि आप लोकल लेवल पे ना तो EUAPA कोर्ट बना सकते हो ना NIA। अब वो डायरेक्ट चीज़ें कहाँ से हो जाएंगी, लोकल लेवल की कोर्ट से। कोई स्पेशल कानून नहीं चाहिए इनके लिए अब। चलो, समझना है अभी इस पर मेजर मेजर चीज़ें क्या हैं। तो जो भी अपने यहाँ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज है वो कितनी रखी गई है अभी भी, 7। 7 मतलब क्या होता है, कि यदि 7 साल से कम उम्र का बच्चा किसी का मर्डर कर दे, और विदाउट किसी के इन्फ्लुएंस में, सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से, तो मर्डर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, 7 साल से कम उम्र में, नहीं माना जाएगा। यदि 7 से लेके 16 साल के बीच वाला मर्डर कर रहा है तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, जुवेनाइल कोर्ट में। यदि 16 से 18 के बीच में है ना, तो उसको हम डिफाइन करवा सकते हैं किसके बेस पे, कि बेसिकली एक अपना जुडी अपना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक बोर्ड बनेगा,
वो उसकी मेंटल एज को जज करेगा, और यदि समझ में आ रहा है वो 18 से ऊपर है तो उसको क्रिमिनल माना जाएगा 18 से ऊपर वाला, वरना उसको जुवेनाइल के केस में सजा सुनाएंगे। शायद 3-4 दिन पहले तुम लोगों ने पेपर में एक खबर पढ़ी होगी आंध्र प्रदेश वाली, याद है कुछ क्या? कि मतलब एक 8 साल की बच्ची के साथ 11-12 साल के बच्चों ने रेप किया, ठीक है, मतलब गैंग रेप किया उसके साथ, फिर उसको मार के फेंक दिया गया और उस लड़की का मर्डर कर दिया। और वो 3-4 दिन अपने घर में स्कूल में नॉर्मल घूमते रहे। बाद में जब घर बच्ची मिली नहीं, सारी चीज़ें हुई, फिर पूरी स्कूल के सीसीटीवी खुले, तो समझ में आया ये हरकत कितने साल के बच्चों ने करी है, 11 और 12 साल के बच्चों ने। अब तुम सोचो कि यार कोई 12 साल का बच्चा है जो इतना क्रिमिनल माइंड का है, पहली चीज़ तो उसने गैंग रेप किया, एक नहीं थे 3 लड़के थे। सेकंड चीज़, उन्होंने बॉडी को पूरा काटा कि मतलब डिस्पोज प्रॉपर तरीके से हो जाए, फिर उसकी बॉडी को ले जाके दूर नहर में फेंक भी दिया ताकि बॉडी के पार्ट नहीं मिलें। उसके बाद 3-4 दिन वो अपनी स्कूल गए प्रॉपर, अपनी म्यूजिक क्लास गए, अपने प्ले जोन में गए और अपने दोस्तों के साथ खेलते रहे। तब तुम्हें क्या लग रहा है उनके अंदर इनोसेंसी का एलिमेंट है कि बहुत है ही नहीं है? तो सेम गलती अभी इसमें ये चल रही है कि लोग बोल रहे हैं कि ये जो एज वाली चीज़ें रखी हैं ना, कि ये 12 साल 18 साल, ये आप डिफाइन मत करो, आप इनको आप ओपन छोड़ो, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरनेट आ चुका है ना, हमें नहीं पता है कि अब किस एज में लोग जाके क्या क्राइम करते हैं। तो आप उनको ये क्यों मान रहे हो कि 7 के पहले कोई क्राइम ही नहीं कर सकता है? 5 साल का भी कर सकता है, 6 साल का भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे केस मिल जाते हैं। आजकल तुमने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे चोरी करके निकल लेते हैं, 5-5 6 6 साल के बच्चे। यदि उसने चोरी करी तो हम उसे पनिशमेंट ही नहीं दिला सकते हो, क्योंकि 7 साल के नीचे कोई प्रोविजन ही नहीं है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सेकंड, वही वाली बात है कि अभी भी हम बच्चे की डेफिनेशन कितने साल रख रहे हैं? हम्म। बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो वही तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 7 तो पहले था, ये तो पहले था, अब ये कब तक बोल रहे हैं? हाँ, अब वो डिपेंड करेगा वोट पे। 7 के नीचे तो कुछ भी कर दो, कुछ अपराध नहीं है। और 12 तक का यदि कर रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा उसको अपराधी मानना है कि नहीं मानना है। बस बस बस, ये लफड़े हो गए हैं। चलो नेक्स्ट। फिर सेम 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 वाली चीज़ है कि क्रिमिनल कितने का नहीं मान रहे हैं, अपने यहाँ भी कितना, वही सेम डेफिनेशन 18 वाली। अब सिर्फ और से यहाँ पे बोल दिया रेप और गैंग रेप में जो एज है वो क्या हो जाएगा, थ्रेश होल्ड डिफरेंट हो जाएगा। तो भली वो बच्चे कितने साल के हैं, 11 और 12 साल के हैं, लेकिन अब उन पर गैंग रेप के प्रोविजन चल सकते हैं, चल सकते हैं। मर्डर वाले चलेंगे क्या? अभी भी नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट चीज़, अभी भी इसके बहुत सारे प्रोविजन हैं जो किसके साथ ओवरलैप हो रहे हैं, स्पेशल लॉ के थ्रू। एक तो एग्जाम्पल देख ही लिया कौन सा हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो सब में लिखा हुआ है, यूएपीए एनआईए सब में लिखा है, सेम चीज़ उसमें हो रही है। फिर सब में पनिशमेंट का प्रोविजन क्या है, अलग अलग है। सब में लीगल प्रोसीजर क्या है, अलग अलग है। अब जैसे अरविंद केजरीवाल वाली केस ले लो यार, कि वो 2 केस में अरेस्ट चल रहा है, ठीक है। एक केस में अरेस्ट कौन कर रही है, ईडी, एक में कौन कर रहा है, सीबीआई। केस दोनों सेम टू सेम है, दोनों किसके हैं, एक्साइज पॉलिसी के। बस दोनों के लॉ क्या हैं, अलग अलग हैं। सोचो इन केस अभी तुम जस्टिफाई कर दो, या अभी सिर्फ इतना, अभी पूरा ट्रेल मिल जाए कि केजरीवाल ने जो पैसा लिया है वो पैसा लिया काहे के लिए, गोवा के इलेक्शन का अफेक्ट करने के लिए। तभी सब क्या चल रही, ईडी और सीबीआई। यदि इस ट्रेल में इतना सा मार्क आ जाए कि ये पैसा बाहर से आया था, कि इसमें 10,000 रुपये भी कहाँ से आए हैं, बाहर से, तो अगले दिन इन्वॉल्व हो जाएगी इसमें एनआईए, सीधा एनआईए आ जाएगी। खालिस्तान से आए, कनाडा से आए, कहीं से भी 10,000 रुपये भी आए तो क्या हो जाएगी, तुरंत के तुरंत एनआईए इन्वॉल्व हो जाएगी। और जो पैसा गया उसमें से 10,000 रुपये भी यदि पंजाब में किसी खालिस्तानी ग्रुप के पास गया है तो सीधा उस आदमी पे क्या लग जाएगा? तो आदमी एक है, काम एक है, केस क्या है उस पर अनेक है। एक समस्या ये है। ठीक। नेक्स्ट चलो, सेडिशन को हटा दिया गया है, लेकिन जो सेडिशन की डेफिनेशन है वो अभी भी क्या है अपने लिए, अभी हम समझेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग डेफिनेशन है, प्रॉपर उसको डिफाइन ही नहीं किया है। नेक्स्ट, जो अपन अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो रेप है उसके लिए अभी जेंडर न्यूट्रल नहीं किया गया है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने इंडिया में। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं अपने यहाँ पे कि मतलब अपने इंदौर इंदौर में नहीं सुन रहे हैं अपन, बैंक मेट्रोस में केस बहुत नॉर्मल है, बस सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन नहीं हो पा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कन्विक्शन नहीं हो पाने का? क्योंकि पुलिस में आप जाओगे तो केस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं
कि जहाँ पे ज़्यादा एज की वुमेन छोटे बच्चों के लिए फोर्स करती रिलेशंस बनाने के लिए, और बच्चों के लिए पास कोई लीगल कोर्स भी नहीं होता है कि वहाँ पे जाके वो क्या कर पाए, इसकी कंप्लेंट कर पाए। चलो नेक्स्ट। अब अपने पास इनके लिए कंसर्न क्या है? सबसे पहला कंसर्न तो क्या है कि कॉलोनियल लेगेसी ख़त्म ही नहीं हुई है। सेकंड, जो बहुत सारी डेफिनेशन है उन सब में क्या है, एम्बिगिटी है, कि वही वाली बात है कि राजद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, क्या है, सरकार ने इसको डिफाइन नहीं किया है। उससे बड़ी जो प्रॉब्लम इसके साथ है कि कम्युनिटी सर्विस की हमने कोई डेफिनेशन ही नहीं दी है कि कम्युनिटी सर्विस किसको बोलेंगे। प्लस हमने वहाँ पे लिखा है पिटी क्राइम्स या छोटे अपराध, तो तुम किसको छोटे अपराध मानोगे? चोरी करने को, मारपीट करने को, थप्पड़ मारने को, गाली देने को किसको छोटे अपराध मानोगे? तो वो भी डिफाइन नहीं किया अपन ने। फिर वो पुणे वाले केस जैसा होगा, छोटे अपराध मान के कि बच्चे ने गाड़ी गलती से चढ़ा दी है, तो क्या 15 दिन का क्या निबंध लिखना था ना, 300 शब्दों का निबंध लिख दो। और ये अगली प्रॉब्लम वही है कि मैरिटल रेप अभी भी इसमें क्या नहीं माना गया है, क्रिमिनल ऑफेंस। सेडिशन वाले में सेम टू सेम वही चीज़ ली है, ना तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस फॉलो हुई है इसमें, और ना ही इसमें लॉ कमीशन की गाइडलाइंस फॉलो हुई है। दोनों ने बोला था इस चीज़ को रखना ही नहीं है। इंडिया इकलौती ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे आज भी कौन सा शब्द है, चाहे वो देशद्रोह के फॉर्म में हो या फिर किसके फॉर्म में हो, राजद्रोह के फॉर्म में, जबकि दोनों की जरूरत नहीं थी इस चीज़ को रखने की। नेक्स्ट, गवर्नमेंट जो लेके आई तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था, इनसे क्या आ जाएगा, क्रांतिकारी परिवर्तन। ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, सिर्फ पुलिस वालों का सिस्टम क्या हो चुका है, कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ठीक, तो अभी तुमने देखा होगा कि हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब ये बिल पास किए गए तो उनकी लीगल स्क्रूटनी है ही नहीं है। उस समय सबको याद होगा इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था जब 140 से ज़्यादा सांसद क्या थे उस टाइम पे, सस्पेंड थे, और आपने उस टाइम पे बिल को क्या करा लिया, सीधा पास करा लिया। नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अभी अपन देखेंगे, अभी अपन कल देखेंगे, फिर वहाँ पे एंट्री होगी सेक्शन 172, जो बोलेगा पुलिस का जब मन है जिसको चाहे तब जाके उठा ले जाए, और तो 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस भी नहीं करना है, ये इस सेक्शन के थ्रू उठाया है। तो कहीं ना कहीं इससे स्टेट का क्या होगा, मिसयूज बढ़ता जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि जो भी टेररिज्म होता है ना, वो हर कंट्री में एक स्पेशल लॉ के थ्रू डील किया जाता है, और इसको हम कैसे लेके आ गए, एक नॉर्मल लॉ के थ्रू। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे सामने हमेशा बनी रहेगी। चलो, अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मॉडर्नाइजेशन, और इसमें क्लैरिटी दो, जो भी प्रोविजन अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। अगली बड़ी चीज़, विक्टिम सेंटर के अप्रोच की अपन बात कर ही चुके हैं, किस हिसाब से चेंज करना है। पब्लिक अवेयरनेस, चलो एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओ। तुमने नाम सुना है कोई चोरी चकारी करता है उसको अपन बोलते हैं 420? हाँ, 420 क्यों बोलते थे? क्योंकि आईपीसी का कौन सा सेक्शन, 420, अब कौन सा हो चुका है, अब 318। कौन सा हो चुका है, 318। पहले बोलते थे 420 आदमी, अब क्या बोलेंगे, ये 318 आदमी है। पहले सुना होगा मर्डर वर्डर करने पे 301, 303, 307 लगती थी, अब वो सब 100 की सीरीज में आ चुकी हैं। ये सब प्रॉब्लम हो चुकी है अपने यहाँ, कि अभी कल 2-3 साल तो इसी में कट जाएंगे। इसलिए सुना होगा वेस्ट बंगाल ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि हम इसको नहीं मानेंगे, मानना तो पड़ेगा, मजबूरी है। तमिलनाडु से हम रेजोल्यूशन पास करने वाला है कि हम भी इसको नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में लोगों का इसके पीछे क्या नहीं है, कहीं ना कहीं एक फेथ नहीं आ पा रहा है। ठीक, अगली चीज़, रिहेबिलिटेशन पे फोकस बिल्कुल नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ बात की गई है। नेक्स्ट, कि एविडेंस एक्ट में ना, जो है यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय साक्ष्य संहिता, ठीक है, अब उसमें ना आपने पूरा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करवा दी है कि इस फॉर्म में उस फॉर्म में, कि जो आपने व्हाट्सएप की चैटिंग है वो भी किसका फॉर्म माना जाएगा, एविडेंस का फॉर्म माना जाएगा। बट कहीं ना कहीं आपने ये नहीं बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट का, इसका नाम सुना तुम लोगों ने किसी का, लिटिगेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। ये बेसिकली क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद का एक एआई टूल बनाया है। जब भी सुप्रीम कोर्ट को कोई नया केस जाता है ना, अब वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अटर्नी जनरल के पास नहीं जाता है पढ़ने के लिए, वो केस कहाँ पे जाता है, सुप्रीम कोर्ट के डेटाबेस में। अब वो डेटाबेस में जाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का डेटाबेस है ना, वो एआई टूल उस पूरे केस को मैच कर लेगा अपने डेटाबेस से।
तो उसको पूरे प्रोविजन समझ में आ जाएंगे कि कौन से 10 प्रोविजन है, 15 प्रोविजन है जो पुराने पुराने केस में यूज किए गए हैं। तो वो डायरेक्टली प्रिंट होकर किसके पास आ जाएंगे, जज के पास आ जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जज का जो टाइम है वो कम हुआ कि बढ़ गया, बढ़ गया। सेम इस टाइम पे बोला गया था अभी लास्ट लॉ कमीशन द्वारा ना, कि हम लिम्ब सिस्टम को ना डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में लेके आ जाएं, ताकि जो एक जैसे क्राइम आते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन हमेशा क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग ना होकर इंटरप्रिटेशन क्या हो जाए, एक जैसा। कि यदि किसी ने मर्डर किया है किसी का, एक पर्टिकुलर एज का है, पर्टिकुलर जेंडर का, वैसा सेम क्रिमिनल आया, तो पनिशमेंट उसके लिए क्या हो जाए, सेम टू सेम हो जाए, ताकि पूरी की प्रोसेस ना चले। तो ये भी इसमें नहीं हो पाया है। नेक्स्ट, वो तो अपन ने देख ही लिया। ना तो पार्लियामेंट में लोगों से पूछा गया, ना आम जनता से, ना बिल अपने उस चीज़ के लिए लाया गया था। चलो, तो ये हो गया अपना डिस्कशन। अब कोई क्वेश्चन वोश्चन बचा हो? वन नेशन। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि अब कहीं ना कहीं यदि स्टेट तो वन नेशन वन लॉ के फॉर्म में जाएंगे, वैसे तो मानना तो पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि बेसिकली पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन जो जस्टिस है वो कौन सा है, कंकरेंट का सब्जेक्ट है। तो सेंट्रल के पास हमें तो सुप्रीम होती है कानून बनाने की, तो उसने बना तो दिया है, तो आप मना तो नहीं कर सकते हो मानने से। अब आप जो भी करते रहो। अब जैसे सीबीआई के बारे में तुमने सुना होगा कि बहुत सारे स्टेट उससे क्या लेते हैं, कंसेंट वापस ले लेते हैं। तो सीबीआई बनी हुई है दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट के थ्रू। तो वो जो है ना, वो कंकरेंट लिस्ट का मैटर नहीं था। वो दिल्ली पुलिस किसका मैटर हो गया, दिल्ली स्टेट का। वो तो स्टेट की मर्जी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, तो आपने वापस कर लिया। अब जैसे एनआईए है, तो एनआई को कोई स्टेट मना नहीं कर सकती है, क्योंकि वो भी किसका पार्ट हो जाता है, अपना सेंट्रल लिस्ट का या कंकरेंट लिस्ट का, तो उस पर नहीं हटा सकते हो।